हेलो दोस्तों। मैनेजमेंट का लेक्चर 12 और उसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आज का हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। ठीक है, इसके अंदर आज हम देखेंगे कि जैसे एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी है। ठीक है, उसमें अब देखो, आपने सबसे पहले उसने कंपनी लगाने के लिए आपको लैंड चाहिए। ठीक है, मशीन्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ेगा, वहाँ पे बंदे चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, मान लो कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया और एक कंपनी लगाई, वहाँ पे सारा कुछ आपने मतलब लगा दिया। उसके बाद आप कुछ सप्लायर्स चूज करोगे। ठीक है, आपके बहुत सारे सप्लायर्स रहेंगे, आप सप्लायर से चीज़ें खरीदोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे। ठीक है, फिर आप उसको कस्टमर्स को, बहुत सारे आपके कस्टमर्स रहेंगे, उनको आप मतलब अपना प्रोडक्ट सेल करोगे। इन रिटर्न आपको मनी मिलेगा। ठीक है, आप सप्लायर को पैसा दे रहे हो, ठीक है, कस्टमर से आप पैसा ले रहे हो। तो मतलब एक कंपनी के अंदर पैसे का कितना लेन देन चल रहा है, तो मतलब इतनी सारी ट्रांजैक्शंस चल रही हैं। ठीक है, लेन देन को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस, जो कंपनी के अंदर हो रही हैं। ठीक है, अब इन ट्रांजैक्शंस को आपको रिकॉर्ड करके रखना है। ठीक है, एक जगह पे। अगर आप इन ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। ठीक है, आपके लॉसेस क्या क्या हैं आपको ये भी नहीं पता लगेगा। आपका मतलब आपको कहाँ से पैसा आने वाला है, ठीक है, और कितना आने वाला है, ये सारा ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में आपको पता लग जाता है। ठीक है, इस सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप बैलेंस शीट भी बना सकते हो, आप इनकम स्टेटमेंट भी बना सकते हो। बैलेंस शीट क्या रहती है? बैलेंस शीट में आपको पता रहता है कि आपका एसेट्स कितना है। ठीक है, बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। बैलेंस शीट में आपको पता रहेगा आपके एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या हैं। एसेट्स क्या होते हैं? जो आपको फ्यूचर में कुछ कमा के दें, जैसे कि आपकी मशीन्स हो गई। ठीक है, कैपिटल हो गया, आपका लैंड हो गया, वो सारे एसेट्स हो गए। लाइबिलिटीज क्या होगी? जो कि आपकी बोरोइंग्स हैं, जो आपकी देनदारियां हैं। ठीक है, तो बोरोइंग्स हो गई आपकी लाइबिलिटीज। ठीक है, तो आप ये सारा रिकॉर्ड कर लोगे, आपको पता होगा कि आपके पास कितना वर्थ मटेरियल है और कितनी आपकी देनदारियां हैं। तो आप अपना डिसीजंस अच्छे से ले पाओगे, आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे अपनी कंपनी को। ठीक है, दूसरा होता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में रहता है कि आपके रेवेन्यूज कहाँ कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, मतलब कैश फ्लो। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ से आपका रेवेन्यू आ रहा है और एक्सपेंसेस आपके कहाँ से हैं। तो आपको पता रहेगा कि हाँ यार, इस हेड में मेरे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ये इतने नहीं होने चाहिए, तो मुझे इसको कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता रहेंगी। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज हमारा चैप्टर रहेगा। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स के ऊपर। काउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है? ये बेसिकली रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं जिसके बेस पे हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रहता है? ट्रांजैक्शंस रहती हैं बहुत सारी। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को आप बैलेंस शीट के फॉर्म में या इनकम स्टेटमेंट की फॉर्म में आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हो गए? रूल्स हो गए इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए, रूल्स और गाइडलाइंस हो गई। ठीक है, दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब आपके पास मान लो कि रूल्स हैं। ठीक है, ये बहुत सारे रूल्स हैं आपके पास, इन रूल्स को हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब आप इन रूल्स को अगर कंबाइन कर देते हो, दो तीन रूल्स को अगर आप कंबाइन कर देते हो, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड मिल के आता है, एक स्टैंडर्ड बन के आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या रहते हैं? एक पॉलिसीज रहती हैं मतलब किसी चीज के लिए एक पॉलिसीज रहती हैं जिसमें बहुत सारे रूल से मिलके ये बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये पॉलिसीज जो गाइडलाइंस हैं, एक तरह के रूल ही हैं ये भी, बट कोलैबोरेट रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं। ठीक है, जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अलग अलग रूल हैं। ठीक है, इन रूल्स को कंबाइन करके कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ गाइडलाइंस को कंबाइन करके, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बोथ प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स हेल्प्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी ट्रांजैक्शंस को अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए, अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए और रेलिवेंट डाटा आगे प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है। ठीक है, तीन चीजों से मिलके बना है, अजम्पशंस, कंसेप्ट्स, कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहले तो तीनों का मतलब बताना जरूरी है आपको। अजम्पशंस क्या है? कुछ आप मान्यताएं लेके चलते हो जिसके बेस पे आप, बेसिकली करना क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है।
तो कुछ तो आप मतलब अजम्पशंस लेके चलते हो इसको बनाने में, कुछ रूल्स और गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जो कि मतलब जो प्री डिटरमाइंड है, मतलब रूल्स हैं वो तो, उसको हम बोलते हैं कंसेप्ट्स। और कुछ प्रैक्टिसेस हैं। प्रैक्टिसेस क्या होता है कि आप पहले से कोई चीज़ फॉलो कर रहे हो तो उसको आप अभी भी फॉलो कर रहे हो, मतलब पहले से चली आ रही है तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी हो गई। तो इन तीनों से मिलके बनता है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले तो हम अजम्पशंस देख लेते हैं, अजम्पशंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले मनी यूनिट। मनी यूनिट बोलता है कि आपने वही चीज़ रिकॉर्ड करनी है जो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपने वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर पाओ। अगर कोई आपके पास ऐसी चीज़ है जिसको आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। सेकेंड अजम्पशन क्या बोलती है, इकोनॉमिक एंटिटी। इकोनॉमिक एंटिटी बोलती है कि मान लो आपका एक बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है और उसका कोई ओनर है, ठीक है, दो चीजें हैं। अब आपने वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो कि इस बिजनेस के रिलेटेड है। अगर ओनर की कुछ पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं वो आपने इस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करनी है, क्योंकि वो तो उसकी खुद की ट्रांजैक्शंस है, वो कंपनी की ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो बिजनेस यूनिट और ओनर दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ओनर ने ऑल्दो पैसा लगाया है बिजनेस में, बट उस बिजनेस में जो पैसा चल रहा है, ठीक है, जो उस बिजनेस के रिलेटेड है, वही ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड करनी है। जो उसकी खुद की ओनर की खुद की ट्रांजैक्शंस है, उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शंस है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ये दोनों अलग अलग एंटिटी हो गया। सबसे पहले तो इकोनॉमिक एंटिटी में ये बताया गया है। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है कि आपने एक बिजनेस जो लगाया है वो बिजनेस आगे चलता रहेगा। तो आप मान के चलते हो कि जो आप ट्रांजैक्शंस अभी रिकॉर्ड कर रहे हो, जिस बिजनेस की रिकॉर्ड कर रहे हो, जो वो प्रोडक्ट बना रहा है वो आगे फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। आप उसको ये नहीं सोचते कि आपका 2 साल बाद वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो आप हमेशा सोचते हो कि आपका बिजनेस चलता रहेगा। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। जो भी आप मतलब ये स्टेटमेंट बना रहे हो, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, तो एक टाइम पीरियड फिक्स रखते हो उसमें। जैसे बैलेंस शीट आपने बनाई तो बैलेंस शीट में आप टाइम पीरियड फिक्स कर दोगे। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर ले सकते हो आप, 1 अप्रैल से 31 मार्च ले सकते हो, या फिर कुछ मतलब कंट्रीज लेती हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर ले सकते हो। तो टाइम पीरियड लेके चलते हो एक, जिसमें आप अपनी ट्रांजैक्शंस देखते हो कि मैं इस साल की ट्रांजैक्शंस देख रहा हूँ, तो वो टाइम पीरियड भी आप फिक्स कर लेते हो। उसके बाद है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। क्या थे, मैंने आपको बताया थे रूल्स हैं कुछ, ठीक है। क्या रूल्स हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू रिकग्निशन क्या बोलता है कि आपने क्या करना है कि जो, मान लो आपकी एक कंपनी है, या मान लो ये कंपनी है, ठीक है, ये आपका मतलब मान लो कस्टमर है कोई, ठीक है। कंपनी क्या करती है, एक प्रोडक्ट सेंड करती है कस्टमर को, ठीक है। तो कस्टमर जब उस प्रोडक्ट को रिसीव कर लेगा तभी आपने उसको एज अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है जैसे ही वो प्रोडक्ट कस्टमर को रिसीव हो गया, ठीक है। चाहे वो पैसा बाद में दे, लेकिन जब उसने वो प्रोडक्ट रिसीव कर लिया, वो लायबल है आपकी कंपनी को पैसा देने के लिए, उसी टाइम आपने वो ट्रांजैक्शन को नोट कर लेना है। तो वो तो बोलता है रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एसेट और लाइबिलिटीज की एग्जांपल देता हूँ। आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज लिख लेनी है, और ये मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि एसेट और लाइबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ एसेट लाइबिलिटीज हैं आपकी 100, ठीक है, और एसेट्स आपके 50 शो हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, बट एसेट्स और लाइबिलिटीज तो इक्वल होने चाहिए। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट ऐड करोगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू +50। तो 50 जो आपका शो नहीं हो रहा, ठीक है, वो आपने इसमें नोट करना है, जो आपकी मतलब एसेट और लाइबिलिटी को इक्वल कर देगा, और उससे आपका मतलब मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट मतलब वैलिड हो जाएगा। तो 50 क्या होगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, वो एसेट्स के साइड में आपने लिख लेना है। तो मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि आपका जो एसेट और लाइबिलिटी है वो इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि आपको जितनी भी आपने ट्रांजैक्शंस दिखानी है वो सारी की सारी दिखानी है, ताकि आपने कुछ उसमें से हाइड नहीं करना है। आपने मैनेजमेंट को फुल इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि मतलब उसका हर चीज मतलब रिकॉर्ड हो सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और एक अच्छा एनालिसिस हो सके।
नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलता है कि जैसे आपने कोई मशीन खरीदी आज से 2 साल पहले, ठीक है, अब उसका प्राइस बढ़ के हो गया है, मतलब कुछ पैसा उसका बढ़ गया है, लेकिन आपने एज अ ट्रांजैक्शन उसका जो पहले वाला कॉस्ट था, जितने पे आपने उसको खरीदा है 2 साल पहले, वही कॉस्ट को एज अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, वही उसकी कॉस्ट लेनी है, ना कि उसकी करंट प्राइस उसने आपने लेना है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि जो जिस कॉस्ट पे आपने उसको खरीदा है, ठीक है, वही कॉस्ट आपने उसकी लेनी है, ठीक है, अभी का करंट प्राइस नहीं लेना है। तो ये हो गए कंसेप्ट, रूल्स थे। अब आ जाओ कुछ प्रैक्टिसेस जो पहले से चली आ रही हैं, ठीक है, वो हमने यूज करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। सबसे पहला मटेरियलिटी। मटेरियलिटी में सबसे बेसिकली जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, उसी को आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेना है। इसमें बेसिकली बोला जाता है कि यार जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको आप इग्नोर कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत लंबा बना देंगी, आपको समझने में ही प्रॉब्लम होगी उसको। बात तो सिर्फ 5-10 रुपए की होगी, लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो ऐड होती जाएंगी और आपकी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत बड़ा कर देगी, जो कि मतलब एक अच्छी समझदारी वाली बात नहीं है। तो मटेरियलिटी बोलती है कि आपने जो ऐसी छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स वाली चीज़ें हैं जो बहुत कम पैसे वाली हैं, उसको आपने रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, सेकंड है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि मान लो कि आपकी कंपनी में आप प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बना रहे हो, ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाते वक्त आपने क्या ध्यान देना है कि जो चीज़ें आप प्रॉफिट तो एज इट इज लिख लोगे, ठीक है, बट लॉस में आप अपने करंट लॉस भी दिखा रहे हो, लेकिन आप उसमें अपने फ्यूचर लॉसेस भी दिखाते हो, जो आपको आपको लायबल है कि आपको मतलब आपको फ्यूचर में वो लॉसेस होने ही हैं। ठीक है, वो आप उसको वो भी शो करते हो। ठीक है, वो आप क्यों शो करते हो? वो आप इसलिए शो करते हो कि आप अपना प्रॉफिट कम दिखाओ। जितना आप प्रॉफिट कम दिखाओगे उतना ही आपको आप एज अ डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है, लोगों को। तो जितना आप डिविडेंड कम दोगे उतना आपके पास पैसा बचेगा आपकी कंपनी के पास। तो कंजर्वेटिज्म की हम एक मतलब प्रिंसिपल लेके चलते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी बोलती है कि यार जैसे आपने एक मतलब पहले एक रूल यूज किया, ठीक है, वही रूल आपने नेक्स्ट यूज करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि एक ही चीज पे दो रूल यूज कर दो। मान लो कि आपने एक चीज खरीदी कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, तो आप उस मशीन पे, मान लो मशीन खरीदी आपने कॉस्ट प्राइस पे, अब जब आप डेप्रिसिएशन ले रहे हो तो आप उसके सेल प्राइस पे लेना स्टार्ट कर दिया, तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी ना। तो आप कंसिस्टेंसी बना के रखनी है कि आपने जिस चीज़ पे कॉस्ट प्राइस पे ही लिया है, तो आप कॉस्ट प्राइस पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट बेनिफिट। कॉस्ट बेनिफिट बोलता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही चीजें रिकॉर्ड करो जो कि कॉस्टली ना हो, मतलब किसी चीज को रिकॉर्ड करने में, उसको फाइंड आउट करने में, आइडेंटिफाई करने में इतनी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो हम उस चीज को, उस एंट्री को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। जो भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो वो मतलब सर्टिफाइड होनी चाहिए, वो आपके पास उन चीज़ों का मतलब वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको ट्रांजैक्शंस जो होनी चाहिए वो रिलायबल और रेलिवेंट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं करनी है जो कि डाउटफुल हो, जो आपको पता ही नहीं है कहाँ से आई है। ठीक है, फैक्ट्स बेस्ड ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड करना है। तो ठीक है, तो काउंटिंग प्रिंसिपल्स में आपके ये सारी चीज़ें, प्रिंसिपल्स आपने अच्छे से याद करने हैं, इसी के ऊपर ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है काउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो यार, काउंटिंग स्टैंडर्ड्स मुझे नहीं लगता कि इसमें से ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। काउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने बताए थे आपको, 3-4 रूल्स या बहुत सारे रूल्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, कंबाइन होके कुछ गाइडलाइंस, पॉलिसीज, कुछ प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके कुछ मतलब एक पॉलिसीज टाइप बनाई जाती है, जिसको कि हम स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। और ये स्टैंडर्ड्स हम यूज़ करते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में। ठीक है, चलो अब ये सारे स्टैंडर्ड्स हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 32 स्टैंडर्ड्स एट अ टाइम है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ भी क्या क्या है सारे। जैसे AS1 है। अब मान लो कि आपने कंपनी बनाई, ठीक है, कंपनी बनाते वक्त सबसे पहले आप क्या करोगे, उस कंपनी में पॉलिसीज बनाओगे। तो पॉलिसीज के रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो AS1 में है। ठीक है, अब आपने एक पॉलिसीज बना दी तो आप वहाँ पे इन्वेंट्रीज लेके आओगे। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज लेके तभी प्रोडक्ट बनाओगे ना। तो जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज है वो सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं। आपने इस हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कि कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है।
कॉन्टिजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। अब मान लो कोई आपने एक बैलेंस शीट पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दिया था, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने बना दिया कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ को पैसा जा रहा है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीजें हुई कि जो आपने प्रेडिक्ट नहीं की थी लेकिन बाद में हो गई, कॉन्टिजेंसीज उसको बोलते हैं कि जो आप प्रेडिक्ट नहीं किए लेकिन वो लॉसेस आपको हो गए, ठीक है। तो वो सारे गाइडलाइंस जो प्रोसीजर है वो सारे इसमें है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स AS4 में है। AS5 में क्या हुआ कि अब आपको सारे लॉसेस हो गए, ठीक है, आपको अब नया प्रॉफिट लॉस बनेगा, तो वो गाइडलाइंस इसमें है, ठीक है। डेप्रिसिएशन, आपके मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन पड़ रही है तो उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो AS6 में है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, कंस्ट्रक्शन करनी है, आपको लॉसेस हो गए थे, अब आपने दोबारा से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ रही है कहीं पे, तो उसके रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, तो ये सेट फॉलो करना पड़ेगा। रेवेन्यू के रिलेटेड आपको रेवेन्यू आपने फिक्स करना है, मतलब रेवेन्यू आपको जनरेट हो रहा है जब आप प्रोडक्ट सेल करते हो, तो उसके रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो AS9 में है। AS10 में फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि आप लैंड खरीदते हो, मशीनरी खरीदते हो, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आपको सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फिक्स्ड एसेट्स AS10 में मिलेंगे। चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, आपने मतलब जो आपने पैसा लिया है फॉरेन से, तो उसके जो रेट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको AS11 में मिलेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट्स, आपको मान लो कि आपकी कंपनी ने मतलब लॉसेस इनकर्स हुए, उसको लॉसेस इनकर्स होने के बाद वो दोबारा अपनी कंपनी को रिनोवेट कर रही है, रिस्ट्रक्चर कर रही है, कंस्ट्रक्शन कर रही है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बाद उसने मशीन्स भी खरीद ली, ठीक है, मशीन्स खरीदने के बाद अब बाहर से फंडिंग ले रही है, फॉरेन एक्सचेंज रेट से मनी उठा रही है, ठीक है, तो उसके लिए उसको गवर्नमेंट से ग्रांट भी लेनी पड़ती है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट से ग्रांट भी ले रही है, तो AS12 के वाले रूल फॉलो होंगे। इन्वेस्टमेंट कर रही है न्यू, तो वहाँ AS13 फॉलो होगा। अमलगमेशन हो रहा है, अब उसकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो एक और नई कंपनी उसको बोल रही है कि आप हमारी कंपनी के साथ अमलगमेट करो, तो वो AS14 रूल्स फॉलो होंगे। अब कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट गेन कर रही है तो एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट देना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयज बेनिफिटेड के जो रूल्स हैं वो AS15 में है। बोरोइंग कॉस्ट, आप अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को पैसा देना चाह रहे हो तो कहीं से बोरो करना पड़ेगा, तो बोरिंग रूल्स AS16 में आपको मिलेंगे, ठीक है। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग है। सेगमेंट रिपोर्टिंग बोलता है कि जैसे आपकी एक कंपनी है तो उसमें एक सेगमेंट है जो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसके रिलेटेड आपको पता करना है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, तो AS17 स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, जो आपकी कंपनी के साथ पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, आपकी कंपनी के साथ मतलब काम कर रही हैं, तो उनके रिलेटेड जो आपने मतलब उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करना है, कैसे करना है, तो AS18 फॉलो करना पड़ेगा। लीजेस, अब मान लो कि आपकी कंपनी ने एक मतलब आइडेंटिफाई किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने स्टडी किया, तो उसने आइडेंटिफाई किया कि यार जो हम लीज हमारे ना मतलब लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो लॉसेस को उसने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया, तो उसको लगा कि यार जो हम लीज पे पैसा दिए हुए हैं, जो हम लीज पे रेंट दे रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो AS19 में है, ठीक है। उसके बाद अब लीज में प्रॉब्लम आ रही थी तो उसने लीज वाली चीज को हटा दिया और कहीं नई जगह पे लीज पे ले लिया जहां पे पैसा कम देना पड़ रहा है एज अ रेंट, तो अब उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, तो उसके रिलेटेड जो रूल्स हैं AS20 में है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, अब आपको न्यू स्टेटमेंट, जैसे आपकी कंपनी किसी कंपनी के साथ मर्ज कर गई, ठीक है, मर्ज करने के बाद आप अब इसको एक न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके रिलेटेड जो रूल्स हैं वो AS21 में मिलेंगे। टैक्सीज ऑन इनकम, जो आपने इनकम जनरेट किया है वो 22 में मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब आपने जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया अपने एसोसिएट्स में उसके रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन रूल्स चाहिए वो AS23 में मिलेंगे। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, आपने कोई ऑपरेशन करना बंद कर दिया है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो रूल्स हैं AS24 में मिलेंगे। और जो ये कंपनी बंद हो जाती है उसका जो स्टेटमेंट आता है वो इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आ जाती है वो स्टेटमेंट, ठीक है, कि आपने ये वाला ऑपरेशन बंद कर दिया है, तो आपसे ये चीज़ मांगी जा सकती है, ये एक तरह की रिपोर्टिंग रूल्स हैं जो आपको बाद में पूछे जा सकते हैं। आपने एक ऑपरेशन बंद करना है तो उसके लिए AS24 यूज करोगे, 25 में आप उसको रिकॉर्ड करते हो एक स्टेटमेंट में जो कि आपसे बाद में मांगी जा सकती है, वो बोलते हैं इंटर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको आप छू ना सको, आपकी गुडविल, ब्रांड वैल्यू जो भी है वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, उसके रिलेटेड आपने कोई रूल्स देखने हैं 26 में देखोगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स, मतलब आपने एक जॉइंट वेंचर की आपकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करनी शुरू कर दी, तो आपको ऑफर आने शुरू हो गई भी चलो एज ए जॉइंट वेंचर हम आप हमारे साथ काम करो, तो उसके रिलेटेड जो रूल्स हैं 27 में है। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, कोई आपका एसेट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके रिलेटेड जो रूल्स हैं वो 28 में मिलेंगे आपको।
प्रोविजंस, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स। इसमें क्या होता है कि मान लो कि आपकी कंपनी में एक बंदे ने केस कर दिया, उसको एक इंजरी हो गई थी, इंजरी के बाद उसने क्या किया कि उसने कोर्ट में केस कर दिया कि मुझे ये इस कंपनी से इतना पैसा चाहिए, ठीक है, या फिर और कोई लीगल किसी ने केस कर दिया, आपकी कंपनी को फंसा लिया उस चीज़ में, तो उस रिलेटेड जो रूल्स हैं वो 29 में मिलेंगे आपको। अब उसके बाद जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्निशन मेजरमेंट का कोर्ट क्या करता है, उसको मेजर करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि कितना पैसा उस कंपनी को उस बंदे को देना पड़ेगा। बाद में उसको प्रेजेंट करता है कि आपने इतना पैसा उसको दे दिया है, मतलब उसको उसको बोलता है कि आपने इसको इतना पैसा दो। तो लास्ट में क्या होता है कि डिस्क्लोजर करना पड़ता है उनको कि हमने इतना पैसा उसको दे दिया। मतलब उसके रिलेटेड जो भी मतलब रूल्स हैं, ये जस्ट एन एग्जांपल थी, लेकिन इसमें बहुत सारी मतलब अदर चीज भी हो सकती हैं। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारे रूल्स से मिलके बने हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो। और मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलो खुश रहो, थैंक यू।